जब से मास्टर कंप्यूटर नकारा हुआ है, डॉक्टर गैरी सेफ एरिया में शिफ्ट हो गया है। वहाँ का मास्टर कंप्यूटर अलहदा है। उसने उसे ऑन कर दिया है। अब जब तक यहाँ का मास्टर कंप्यूटर ठीक नहीं होता, वो ना ही सेफ एरिया से बाहर आ सकता है और ना ही कोई सेफ एरिया में दाखिल हो सकता है। डॉक्टर जिराल्ड ने कहा। वहाँ उसके साथ कितने आदमी हैं? इमरान ने पूछा। 4 साइंसदान हैं बस, डॉक्टर जिराल्ड ने जवाब दिया। और अब बाहर कितने हैं? इमरान ने पूछा। बाहर मुझ समेत 18 आदमी हैं। हम सब उनके असिस्टेंट हैं, डॉक्टर जिराल्ड ने जवाब दिया। फोन पर तो बात हो सकेगी? इमरान ने कहा। हाँ, फोन पर बात हो सकती है, डॉक्टर जिराल्ड ने जवाब दिया। और उसी दौरान सफदर अपने साथियों को इंजेक्शन लगाकर फारिग हो चुका था और अब आहिस्ता आहिस्ता उसके साथियों के जिस्मों में हरकत के तासुरात नमूदार होने लग गए थे। गो इमरान को मालूम था कि इंजेक्शन लगने और होश में आने के दरमियान 20 मिनट का वक्फा होता है, लेकिन चूंकि उन्हें बेहोश हुए काफी देर गुजर चुकी थी, इसलिए रेस के असरात अब काफी कम हो गए थे। अब इस कदर तवील वक्फे की जरूरत ना रही थी, इसलिए वो इस वक्फे से पहले ही होश में आ रहे थे। और फिर जब वो होश में आ गए तो सफदर ने उन्हें जंजीरों से आजाद करना शुरू कर दिया। साथ साथ उसने यहाँ होने वाले वाकयात भी बताने शुरू कर दिए। लेकिन तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? सालिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। दिल को दिल से राह होती है और जिस राह पर दिल चल पड़े फिर उस राह में कोई रुकावट उसे नहीं रोक सकती। सफदर के बोलने से पहले इमरान ने जवाब दिया और सफदर समेत सब हंस पड़े, जबकि डॉक्टर जिराल्ड खामोश खड़ा हुआ था। डॉक्टर जिराल्ड, डॉक्टर मार्श ने बताया था कि यहाँ असले का स्टोर भी है, कहाँ है वो? इमरान ने डॉक्टर जिराल्ड से मुखातिब होकर कहा। वो तो सेफ एरिया में है, डॉक्टर जिराल्ड ने कहा। फिर तुम्हारा क्या फायदा? इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसका बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और डॉक्टर जिराल्ड चीखता हुआ नीचे गिरा और फिर उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर साकित हो गया। मैंने इसे इसलिए बेहोश किया है कि अब हमें यहाँ मौजूद लोगों से पहले निपटना पड़ेगा, और चूंकि फौरी तौर पर असला मौजूद नहीं है, इसलिए इस मशीन गन और मशीन पिस्टल पर गुजारा करना होगा, इमरान ने कहा। लेकिन ये लोग कहीं इकट्ठे तो मौजूद ना होंगे, सफदर ने कहा। जैसे भी हालात हों, बहरहाल अब जो सामने आए उसे गोलियों से उड़ा दो, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस डॉक्टर जिराल्ड का क्या करना है? तनवीर ने पूछा। ये फौरी होश में नहीं आ सकता, इसलिए यहीं पड़ा रहने दो। जब सब खत्म हो जाएंगे तो फिर इसे होश में ले आएंगे, इमरान ने कहा और सबने इस्बात में सर हिला दिए। डॉक्टर गैरी इंतहाई बेचैनी के आलम में एक छोटे से कमरे में टहल रहा था। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात मौजूद थे। मेज पर एक फोन मौजूद था, जिसके साथ ही एक मुस्ततिल शक्ल का आला भी पड़ा हुआ था। उस आले पर एक बल्ब मौजूद था, लेकिन ये बल्ब बुझा हुआ था। डॉक्टर गैरी बार बार मुड़कर उस बल्ब को इस अंदाज में देखता जैसे उसे यकीन हो कि किसी भी लम्हे ये बल्ब जल उठेगा। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और एक उद्दड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। अभी मास्टर कंप्यूटर ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर गैरी, आने वाले ने कहा। नहीं, अगर ठीक हो जाता तो ये बल्ब जल उठता। न जाने ये डॉक्टर मार्श क्या कर रहा है, डॉक्टर गैरी ने कहा। वैसे ये मास्टर कंप्यूटर कैसे नाकारा हो गया है, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही, आने वाले ने कहा। डॉक्टर रोस्टन, हालात हमारी तवक्को से ज्यादा खराब हो चुके हैं। ये लोग वाकई इंतहाई खतरनाक तरीन एजेंट हैं। मेरी इसराइल और क्रैकॉन हेडक्वार्टर से तफसील से बात हुई है, इसलिए मैंने डॉक्टर मार्श को उनकी फौरी हलाकत का हुक्म दिया था, डॉक्टर गैरी ने जवाब देते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद बात होती, मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी और डॉक्टर गैरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर गैरी बोल रहा हूँ, डॉक्टर गैरी ने कहा। मर्फी बोल रहा हूँ हेडक्वार्टर से, क्या रिपोर्ट है? उन पाकिस्तानियों के बारे में दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया। डॉक्टर मार्श ने उन्हें हलाक कर दिया होगा, लेकिन अभी तक हाथ में रिपोर्ट नहीं मिली, डॉक्टर गैरी ने जवाब दिया। क्या मतलब? क्या आप साथ नहीं गए थे? मुझे फौरी तौर पर हाथ में रिपोर्ट चाहिए। मर्फी का लहजा और सख्त हो गया था। यह मास्टर कंप्यूटर नाकारा कर दिया गया है, डॉक्टर मार्टिन और उसके 2 असिस्टेंट हलाक कर दिए गए हैं, इसलिए मैं फौरी तौर पर अपने साथी साइंसदानों के साथ सेफ एरिया में आ गया हूँ और मैंने सब मास्टर कंप्यूटर ऑन कर लिया है। डॉक्टर मार्श उन कैदियों को हलाक करने गया था। मैंने डॉक्टर जिराल्ड को भेजा है कि वो जाकर मार्श से कहे कि वो फौरन मास्टर कंप्यूटर को दुरुस्त करे, इसलिए वो यकीनन मास्टर कंप्यूटर को ठीक करने में मसरूफ होगा, इसलिए रिपोर्ट न दे सका होगा, डॉक्टर गैरी ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन मुझे तो आपने बताया कि वो लोग बेहोश हैं और बंधे हुए हैं, फिर मास्टर कंप्यूटर को किसने नाकारा किया और किसने उन आदमियों को हलाक किया? मर्फी के लहजे में हैरत थी। इस बात का तो पता नहीं चल सका, डॉक्टर गैरी ने कहा। आप फौरन डॉक्टर मार्श से बात करें, मैं चंद मिनट बाद फिर आपसे राब्ता करता हूँ।
वरना मुझे खुद स्पेशल फोर्स के साथ फौरी तौर पर गोल्डन स्पॉट पहुंचना पड़ेगा। मर्फी ने कहा, इसकी जरूरत नहीं जनाब, वो लोग वाकई बेहोश और बंधे हुए हैं, इसलिए उनकी हलाकत का कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ मास्टर कंप्यूटर के ठीक होने का है। वैसे भी वो लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, गोल्डन स्पॉट बहरहाल सेफ है। डॉक्टर गैरी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, आप उन्हें नहीं जानते डॉक्टर गैरी, ये दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट हैं और आप लोग सिर्फ साइंसदान और इंजीनियर हैं। रेड वुल्फ का चीफ कार्डिक उनका मुकाबला कर सकता था, लेकिन वो पहले ही मारा जा चुका है। वैसे यहाँ तक नौबत भी उसकी हिमाकत की वजह से पहुंची है। उसे क्या जरूरत थी उन्हें हॉबर्ट में बुलवाने की और खुद वहां जाने की। अगर कार्डिक यहाँ मौजूद होता तो ये लोग किसी तरह भी कोटामो में दाखिल ना हो सकते थे। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये लोग सेफ एरिया में भी दाखिल हो जाएंगे। मर्फी ने कहा, जनाब आपको सेफ एरिया के बारे में तफसील का तो इल्म है। अव्वल तो ये लोग मारे जा चुके हैं और बफर्स महाल ऐसा ना भी हो तब भी वो किसी सूरत भी इस एरिया में दाखिल नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर गैरी ने कहा, अब डॉक्टर मार्च से बात करें ताकि कोई हतमी बात तो सामने आ सके। मैं 10 मिनट बाद दोबारा कॉल करूंगा। और हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि आप मेरी इजाजत के बगैर अब सेफ एरिया से बाहर किसी सूरत भी नहीं जाना और ना सेफ एरिया को ओपन करना, क्योंकि ये लोग कोई भी चक्कर चला सकते हैं। मर्फी ने कहा, ठीक है, जैसे आपका हुक्म, डॉक्टर गैरी ने कहा। और फिर दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो जाने पर उसने रिसीवर रख दिया। अब तुम ही बताओ डॉक्टर रॉस्टन, मैं क्या जवाब दूं? अजीब अजाब में मुब्तला हो गए हैं हम, समझ ही नहीं आती किसी बात की। डॉक्टर गैरी ने रिसीवर रखकर डॉक्टर रॉस्टन से कहा, वैसे बात तो चीफ की दुरुस्त थी डॉक्टर गैरी। अगर ये लोग बंधे हुए और बेहोश थे तो फिर डॉक्टर मार्टिन और उसके साथियों को किसने हलाक किया और मास्टर कंप्यूटर को किसने नाकारा किया? डॉक्टर रॉस्टन ने कहा, अब मुझे क्या मालूम? डॉक्टर गैरी ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा, अब डॉक्टर मार्च से तो बात करे, वो क्या कहता है? डॉक्टर रॉस्टन ने कहा और डॉक्टर गैरी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, एक आवाज सुनाई दी। कौन बोल रहा है? मैं डॉक्टर गैरी हूँ। डॉक्टर गैरी ने कहा, डॉक्टर मार्च बोल रहा हूँ डॉक्टर गैरी। दूसरी तरफ से डॉक्टर मार्च की आवाज सुनाई दी तो डॉक्टर गैरी के सुते हुए चेहरे पर यकलक इत्मीनान के तासुरात उभर आए। तुमने अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। इधर हेडक्वार्टर वाले मेरी जान खा रहे हैं। अभी चीफ मर्फी का फोन आया था, क्या हुआ उन पाकिस्तानियों का? डॉक्टर गैरी ने तेज लहजे में कहा, वो हलाक कर दिए गए हैं। डॉक्टर मार्च ने कहा, और मास्टर कंप्यूटर का क्या हुआ? वो अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर गैरी ने कहा, उसे फायरिंग करके खासा नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए मैं उसे ठीक कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल देर लगेगी। डॉक्टर मार्च ने जवाब देते हुए कहा, फायरिंग करके क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? उस पर किसी फायरिंग का कैसे असर हो सकता है? क्या कह रहे हो तुम? डॉक्टर गैरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, न जाने किस किस्म का मैगजीन इस्तेमाल किया गया है। गोलियां अंदर घुस गई हैं और उन्होंने सारा सिस्टम ही ब्रेक कर दिया है। डॉक्टर मार्च ने कहा, ओ वेरी बैड, लेकिन ये किसका काम है? जबकि वो पाकिस्तानी तो बंधे हुए और बेहोश थे। डॉक्टर गैरी ने चौंक कर पूछा, जैसे उसे अचानक इस बात का ख्याल आया हो। ये एक अलहदा आदमी था जो बाद में आया था, उसने ये सब कार्रवाई की है। उसे सिक्योरिटी वालों ने पकड़कर हलाक कर दिया है। डॉक्टर मार्च ने जवाब दिया, ये मास्टर कंप्यूटर कब तक ठीक हो सकेगा ताकि हम सेफ एरिया से बाहर आ सके? डॉक्टर गैरी ने कहा, इसमें तो कई घंटे लग जाएंगे डॉक्टर गैरी, लेकिन अब जबकि सब दुश्मन खत्म हो चुके हैं, आप सेफ एरिया में क्यों मौजूद हैं? उसे ओपन करके आ जाएं। डॉक्टर मार्च ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे हेडक्वार्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हेडक्वार्टर से सेक्शन चीफ मर्फी ने फोन किया था। उन्होंने मुझे मना कर दिया है कि जब तक वो इजाजत ना दे, मैं और मेरे साथी सेफ एरिया से बाहर न जाए। डॉक्टर गैरी ने जवाब देते हुए कहा, आप बेशक उन्हें तफसीलात बता दे, अब तो कोई खतरा बाकी नहीं रहा। डॉक्टर मार्च ने कहा, ओके। डॉक्टर गैरी ने कहा और रिसीवर रख दिया। डॉक्टर मार्च दुरुस्त कह रहा है डॉक्टर गैरी, अब जबकि दुश्मन खत्म हो चुके हैं, अब तो यहाँ रहना हिमाकती है। डॉक्टर रॉस्टन ने कहा, हाँ तुम जाकर साथियों से कह दो कि वह तैयारी कर ले, चीफ मर्फी का भी फोन आएगा तो मैं उससे इजाजत ले लूंगा। डॉक्टर गैरी ने कहा तो डॉक्टर रॉस्टन सर हिलाता हुआ मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया और डॉक्टर गैरी अब इत्मीनान भरे अंदाज में मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ गया। अब उसे मर्फी की तरफ से फोन का इंतजार था। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो डॉक्टर गैरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। डॉक्टर गैरी बोल रहा हूँ। डॉक्टर गैरी ने कहा, मर्फी बोल रहा हूँ हेडक्वार्टर से, क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से मर्फी की आवाज सुनाई दी, ओके चीफ, दुश्मन खत्म हो चुके हैं। डॉक्टर गैरी ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा,
क्या डॉक्टर मार्श से आपकी बात हुई है? मर्फी ने पूछा। यस चीफ, ये रिपोर्ट डॉक्टर मार्श ने ही दी है, डॉक्टर गैरी ने जवाब दिया। क्या रिपोर्ट दी है, तफसील से बताए, ये इंतहाई अहम और सीरियस मामला है, मर्फी ने कहा। तो डॉक्टर गैरी ने डॉक्टर मार्श से होने वाली गुफ्तगू की तफसील बता दी। क्या आपने डॉक्टर मार्श की आवाज सब मास्टर कंप्यूटर के जरिए चेक की थी? दूसरी तरफ से कहा गया तो डॉक्टर गैरी बेख्तियार चौंक पड़ा। इसकी क्या जरूरत थी? मैं डॉक्टर मार्श की आवाज अच्छी तरह पहचानता हूँ, डॉक्टर गैरी ने मुंह बनाते हुए कहा। डॉक्टर गैरी, आपको दरअसल इल्म नहीं है कि ये दुश्मन एजेंट किस टाइप के हैं। ये आपकी और मेरी आवाज की नकल इस अंदाज में कर सकते हैं कि हम खुद अपनी आवाज न पहचान सके। आप पहले फोन को सब मास्टर कंप्यूटर से लिंक करवाए और फिर डॉक्टर मार्श से दोबारा गुफ्तगू करे, फिर जो रिपोर्ट हो वो मुझे बताए। मैं 10 मिनट बाद दोबारा फोन करूंगा, मर्फी ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ये हेडक्वार्टर को क्या हो गया है? पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाले इन चंद आदमियों से इस कदर खौफजदा है, डॉक्टर गैरी ने गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन उसके साथ ही उसने क्रिडल दबाया और फिर हाथ उठाकर उसने 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। डॉक्टर रेमंड, मेरे इस फोन को सब कंप्यूटर से लिंक कर दो और उसका वॉइस चेकिंग सेक्शन ऑन कर दो। मैं डॉक्टर मार्श से बात करूंगा। तुमने मुझे बताना है कि क्या सब मास्टर कंप्यूटर ने मार्श की आवाज को ओके कर दिया है या नहीं, डॉक्टर गैरी ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और डॉक्टर गैरी ने रिसीवर रख दिया। फिर कुछ देर बाद उसने रिसीवर उठाया और वही पहले वाले 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस, दूसरी तरफ से वही मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्या सब मास्टर कंप्यूटर से फोन लिंक कर दिया है डॉक्टर रेमंड, डॉक्टर गैरी ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। क्या सब मास्टर कंप्यूटर मेरी आवाज को ओके कर रहा है, डॉक्टर गैरी ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, जब मैं डॉक्टर मार्श से बात करूंगा तो तुम चेक करते रहना, मैं बातचीत के बाद फिर तुमसे रिपोर्ट लूंगा, डॉक्टर गैरी ने कहा और क्रिडल दबाकर उसने हाथ हटाया और टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस कर दिए। दूसरी तरफ से घंटी बजती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, दूसरी तरफ से डॉक्टर मार्श की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर गैरी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, डॉक्टर गैरी ने डॉक्टर मार्श की आवाज सुनने के बावजूद दानिस्ता कहा। डॉक्टर मार्श बोल रहा हूँ, डॉक्टर गैरी, क्या चीफ मर्फी से बात हो चुकी है, दूसरी तरफ से कहा गया। नहीं, वो मसरूफ है, इसलिए भी बात नहीं हो सकी। मैंने तुमसे ये बात पूछने के लिए दोबारा फोन किया है कि उन दुश्मन एजेंटों की लाशें कहाँ हैं, डॉक्टर गैरी ने कहा। मौजूद हैं जनाब, आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं, दूसरी तरफ से डॉक्टर मार्श ने जवाब दिया। मैंने क्या चेक करना है, मैंने तो इसलिए पूछा है कि अगर चीफ मर्फी पूछे तो मैं उससे जवाब दे सकूं, डॉक्टर गैरी ने जवाब दिया। ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया और डॉक्टर गैरी ने क्रिडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस, डॉक्टर रेमंड बोल रहा हूँ, डॉक्टर रेमंड की आवाज में जोश था, उससे डॉक्टर गैरी चौंक पड़ा। क्या रिपोर्ट है डॉक्टर रेमंड, डॉक्टर गैरी ने होठ चबाते हुए पूछा। जो आदमी आपसे बात कर रहा था वो डॉक्टर मार्श नहीं था, वो कोई और था। सब मास्टर कंप्यूटर ने उसे ओके नहीं किया, बल्कि सारी गुफ्तगू के दौरान ऐसा जाहिर करता रहा है, यानी ऐसी अजनबी आवाज जो मास्टर कंप्यूटर में फिट नहीं है, डॉक्टर रेमंड ने जवाब दिया। ओ वेरी बैड, इसका मतलब है कि चीफ मर्फी का खदशा दुरुस्त है, वेरी बैड, डॉक्टर गैरी ने इंतहाई मायूसाना लहजे में कहा और रिसीवर क्रिडल पर पटक दिया। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए थे। फिर थोड़ी देर बाद जब फोन की घंटी बज उठी तो उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। डॉक्टर गैरी बोल रहा हूँ, डॉक्टर गैरी ने कहा। मर्फी बोल रहा हूँ हेडक्वार्टर से, क्या रिपोर्ट है, दूसरी तरफ से मर्फी की आवाज सुनाई दी। चीफ, आपकी बात दुरुस्त है, सब मास्टर कंप्यूटर ने डॉक्टर मार्श की आवाज में बात करने वाले को अजनबी जाहिर किया है, वो डॉक्टर मार्श नहीं, हालांकि उसकी आवाज और लहजा बिल्कुल डॉक्टर मार्श जैसा ही है, डॉक्टर गैरी ने कहा। ओ वेरी बैड, मुझे यही खतरा था। इसका मतलब है कि डॉक्टर मार्श और उसके सारे साथी वहां हलाक कर दिए गए हैं और अब वो हर सूरत में सेफ एरिया तोड़ने या खोलने की जद्दोजहद करेंगे, वेरी बैड, मर्फी ने कहा। चीफ, सेफ एरिया तो वो किसी सूरत भी नहीं तोड़ सकते, न खोल सकते हैं, लेकिन इस तरह हम पाबंद होकर रह गए हैं। जब तक मुकम्मल यूनिट ना हो काम आगे नहीं बढ़ सकता, डॉक्टर गैरी ने कहा। डॉक्टर गैरी, आपको काम की पड़ी हुई है, जबकि मेरे नुक्ते नजर से असल मशीनरी इस वक्त शदीद खतरे में है, और अगर ये मशीनरी तबाह हो गई या कर दी गई तो ये मशीनरी तबाह नहीं होगी बल्कि क्रैकॉन तबाह हो जाएगा। क्रैकॉन ने इस मशीनरी पर अपने पूरे वसाइल झोंक दिए हैं, मर्फी ने कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, डॉक्टर गैरी ने उलझे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं हेडक्वार्टर से बात करता हूँ,
असल मसला ये है कि हम चाहे जिस कदर तेज रफ्तारी से काम करें, हेडक्वार्टर से गोल्डन स्पॉट पहुंचने तक हमें बहरहाल 2-3 रोज लग जाएंगे। और ये लोग जिस कदर खतरनाक है, उनसे कुछ बैद नहीं कि वो लोग इस दौरान में क्या करते। अब जाहिर है वो हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेंगे। मर्फी ने कहा, एक काम हो सकता है जनाब कि हम सब साइंसदान स्पेशल वे खोलकर यहाँ से निकलकर हॉबर्ट पहुंच जाए। उन्हें इसका इल्म तक ना हो सकेगा और इस तरह सेफ एरिया मजीद सेफ हो जाएगा, क्योंकि अब तो ताज़ा हवा के हुसूल के लिए हमें इसे ऊपर से खुला रखना पड़ रहा है, जबकि फिर ये मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। फिर ये लोग चाहे कई माह तक कोशिश करते रहें, ये कुछ न कर सकेंगे। डॉक्टर गैरी ने कहा, क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या सेफ एरिया ऊपर से खुला हुआ है? मर्फी ने हलक के बल चीखते हुए कहा, यस जी, बहरहाल हमें ताज़ा हवा तो चाहिए, वरना तो हम सब दम घुटकर मर जाएंगे। डॉक्टर गैरी ने कहा, ओ वेरी बैड। अभी तक उन लोगों को यह ख्याल नहीं है कि आपने उन्हें पहचान लिया है, लेकिन जैसे ही उन्हें इसका अंदाजा हुआ वो फौरी कार्रवाई करेंगे और उनके लिए बुलंद दीवारें क्रॉस करना कोई मसला नहीं है। आप फौरन स्पेशल वे से हॉबर्ट पहुंचे और एरिया को मुकम्मल तौर पर सेव कर दे और फिर वहां पहुंचकर मुझसे राब्ता करे। जल्दी करे, फौरन, बगैर कोई वक्त जाया किए। मर्फी ने तेज लहजे में कहा, यस जी। डॉक्टर गैरी ने कहा और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। वो कुर्सी से उठा और तेज तेज कदम उठाता बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान अपने साथियों समेत ऑपरेशन रूम में मौजूद था। वहाँ टेलीफोन मौजूद था। वहाँ मौजूद तमाम लोगों को उन्होंने हलाक कर दिया था। अलबत्ता सेफ एरिया के बारे में उन्होंने तफसीलात मालूम कर ली थी। ये सब रेड ब्लॉक्स की दीवारें थी, जिनमें किसी किस्म का कोई रखना न था और हर तरफ से बंद थी। और जिस मशीनरी को वो तबाह करने आए थे वो सेफ एरिया में थी, इसलिए जब तक ये मशीनरी तबाह न हो जाती उस वक्त तक उनका मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता था। इमरान ने डॉक्टर मार्श की आवाज और लहजे में दोबारा डॉक्टर गैरी से बात की थी, लेकिन जब डॉक्टर गैरी ने मर्फी का नाम लिया तो उसके जहन में खतरे की घंटियां बज उठी थी, क्योंकि वो मर्फी को अच्छी तरह जानता था। वो एक्रीमिया का सुपर ब्लैक एजेंट था और इंतहाई ज़हीन और तेज आदमी था, इसलिए इमरान जानता था कि वो आसानी से मुतमईन ना होगा। लेकिन चूंकि मास्टर कंप्यूटर नाकारा हो चुका था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि उसकी आवाज चेक ना हो सकेगी और वो डॉक्टर गैरी के जरिए सेफ एरिया को खुलवाने में कामयाब हो जाएगा। हम कब तक यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? सफदर ने कहा, तुम हाथ को हाथ से अलग रखकर बैठो। तुमसे किसने कहा है कि तुम हाथ पर हाथ धरो? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। मैंने तो मुहावरतन बात की है, लेकिन आपने आखिर कुछ ना कुछ तो बहरहाल सोचा होगा। अगर ज्यादा देर हो गई तो बाहर से कोई दूसरी टीम भी यहाँ आ सकती है और इस तरह हम बुरी तरह फंस जाएंगे। सफदर ने कहा, फिलहाल तो उम्मीद है कि मैं डॉक्टर मार्श बनकर डॉक्टर गैरी को सेफ एरिया खोलने पर आमादा कर लूंगा, लेकिन असल मसला तो मर्फी का है। मर्फी बेहद तेज और ज़हीन आदमी है और फिर वो मुझे अच्छी तरह जानता भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मास्टर कंप्यूटर नाकारा हो चुका है, इसलिए वो किसी सूरत भी मेरी आवाज को चेक न कर सकेंगे। इमरान ने कहा, लेकिन इमरान साहब, इस सेफ एरिया में भी तो अलहदा मास्टर कंप्यूटर हो सकता है। कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर तशवीश के तासुरात उभर आए थे। ओ वाकई ऐसा मुमकिन है? वेरी बैड, मुझे तो उसका ख्याल ही नहीं आया था, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद बात होती, फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर मार्श बोल रहा हूँ। इमरान ने डॉक्टर मार्श की आवाज और लहजे में कहा, बकवास मत करो, तुम मार्श नहीं हो। मैंने सेफ एरिया के सब मास्टर कंप्यूटर से चेकिंग कर ली है। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि तुमने डॉक्टर मार्श और हमारे बाकी साथियों के साथ क्या किया है। डॉक्टर गैरी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। आपको गलत बताया गया है, ऐसी कोई बात नहीं, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि तुमने उन सबको हलाक कर दिया है। ठीक है, अब अपने इबरतनाक अंजाम के लिए तैयार हो जाओ, डॉक्टर गैरी ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। अब फौरी तौर पर हमें यहाँ से निकलना होगा। सफदर, वो बैग जो बाहर थे वो तुम उठा लाए थे ना? इमरान ने सफदर से कहा, जो दूसरे साथियों के साथ उठकर खड़ा हो चुका था। हाँ, यहाँ साथ वाले कमरे में मौजूद है, सफदर ने कहा। जल्दी करो, उसमें सुपर मेगा बम मौजूद है, उसे सेफ एरिया की दीवार से लगा दो, जल्दी करो, इमरान ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद उसके हुक्म की तामील हो गई और फिर वो सब खुसूसी रास्ते से गुजरकर दोबारा जजीरे की तरफ वाली सतह पर पहुंच गए। हमें वहाँ रेड वुल्फ वाली इमारत में जाना होगा, ऐसा ना हो कि बम फटने से मलबा हम पर आ गिरे, इमरान ने कहा और सबने इस्बात में सर हिला दिए। सेफ एरिया की दीवारें उन्हें बाहर से भी नजर आ रही थी, जो खासी बुलंद थी। ओ, इसका मतलब है कि सेफ एरिया के ऊपर खुला आसमान है। मैं तो समझा था कि ये सेफ एरिया भी अंडरग्राउंड होगा।
और छत पर हेलीकॉप्टर मौजूद है। आओ जल्दी करो, हम अब आसानी से सेफ एरिया में पहुंच सकते हैं, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने उस इमारत की तरफ दौड़ लगा दी जिसमें रेड वुल्फ का ऑफिस था। उसके साथ ही उसके पीछे दौड़ रहे थे और थोड़ी देर बाद वो सब इमारत की चार दीवारी में दाखिल हुए और इमरान ने हेलीकॉप्टर तलाश कर लिया जिसकी छत ऊपर से बंद थी, लेकिन उसे मालूम था कि ऐसे बंद पैड्स की छत खोलने का सिस्टम कैसा होता है, इसलिए उसने आसानी से उसकी छत खोली और फिर वो सब हेलीकॉप्टर में बैठ गए। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में उठा और उस इमारत से बुलंद होता चला गया। इमरान ने उसका रुख बदला और उसे सेफ एरिया की तरफ ले गया, लेकिन दूसरे लम्हे ये देखकर उसका मुंह बन गया कि छत ऊपर से बंद थी। इमरान हेलीकॉप्टर नीचे ले आया और फिर उस छत के ऊपर से गुजरने लगा। वो देखना चाहता था कि छत में सुराख तो नहीं है, क्योंकि बाहर ताजी हवा का कोई ना कोई सिस्टम तो होना चाहिए, लेकिन ये देखकर उसे बेहद हैरत हुई कि छत मुकम्मल तौर पर बंद थी। उसमें कहीं मामूली सा भी सुराख न था। क्या तलाश कर रहे हो तुम? जूलिया ने पूछा। ताजा हवा के लिए कोई ना कोई सिस्टम होगा, कोई खला, कोई सुराख, कोई रखना, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, इमरान ने कहा और हेलीकॉप्टर को वापस मोड़कर वो वापस उसी इमारत पर ले गया और फिर उसने हेलीकॉप्टर को नीचे उतार दिया और चंद लम्हों बाद वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आए। आओ अब बम डिस्चार्ज करें, हो सकता है कि उससे कहीं कोई रखना बच जाए, इमरान ने कहा और एक बार फिर वो सब उस इमारत की चार दीवारी से निकलकर खुले मैदान में पहुंच गए। सेफ एरिया की दीवारें उन्हें नजर आ रही थी। क्या इन दीवारों को तोड़ा नहीं जा सकता? ये रेड ब्लॉक की बनी हुई हैं और हमारे पास रेड ब्लॉक्स तोड़ने वाला मेगा बम मौजूद है, सफदर ने कहा।